8. पठान के कानों में जैसे ही सैटेलाइट की बीप्स गई, उसने आंख खोली और बिल्कुल अंडरटेकर की तरह सीधा उठ गया। मनु से देखकर घबरा गया। अबे पागल है क्या? हार्ट अटैक आ जाता अभी मुझे। पठान के हाथ बंधे थे। वो मोबाइल खींचने की कोशिश करने लगा। रुक जा, मैं देता हूँ। मनु आगे बढ़ा और उसकी कमर से फोन निकालने लगा कि तभी पठान ने मनु के शोल्डर पर काट लिया। मम्मी, साले कुत्ते! पठान को धक्का देकर मनु उससे अलग हुआ। हरामी साले! इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था तब नहीं उठा। अब उठा तो सीधे कुत्ते की तरह काट पीट पर उतर आया। तुझे जिंदा बचाकर गलती की मैंने। और बहुत बड़ा गलती किया। थू, तुम्हारा नापाक जहन्नुम की आग में जलेगा। ओ जहन्नुम के सिक्योरिटी गार्ड, अगर यहाँ आग न जल रही होती ना तो तू जहन्नुम पहुंच गया होता। मनु ने सैटेलाइट फोन देखा। उस पर आने वाली कॉल बंद हो चुकी थी। मनु ने ऐसा फोन पहले कभी नहीं देखा था जिसमें कोई कॉल हिस्ट्री नहीं आती थी। कॉल किसने की थी ये कैसे पता चलेगा इसमें? वो कैसे भी नहीं, इसमें कॉल हिस्ट्री नहीं आता। सही बात है, जब कॉलर का नंबर ही नहीं आता तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आकर क्या करेगी? हमको पता है, वो बिलाल भाई का फोन था। वो हमको ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और तुम्हारा सर कलम कर देगा, समझा? मेरा सर कलम कर देगा? अबे घोंचू, मैं यहाँ अपना नारियल कटवाने के लिए बैठा थोड़ी रहूंगा। तुम कहीं भी जाओ, भाई तुमको ढूंढ लेगा। हमारे साथ धोखा किया, बिलाल भाई तुमको माफ नहीं करेगा। अबे ओ सस्ते डैनी डेंग जोंगपा, तेरे बाई जैसे मेरे घर में बाई का काम करते हैं। तुम्हारी सारी बकचोदी यहीं इन्हीं वादियों तक ही है। दिल्ली में किसी को उंगली भी टच करना तुम्हारी औकात से बाहर का काम है। इसलिए तो खुशी मना कि मैंने तुझे मरने से बचा लिया। अननोन नंबर से फिर कॉल आने लगी। मनु ने डरते डरते रिसीव किया। मनु के कुछ बोलने से पहले ही पठान चिल्लाया, बिलाल भाई, बिलाल भाई, ये आरामी हमको बांध के रखा है। बिलाल भाई चुप हो जाओ वरना पीठ पे आइस क्यूब डाल दूंगा। हेलो बिलाल, इज दैट यू? मनु सोच में पड़ गया। अगर बिलाल कॉल कर रहा होता तो वो खुद को क्यों बुलाता? हेलो, मैं बिलाल नहीं मनमोहन बोल रहा हूँ। मिस्टर मनमोहन, आई एम मेजर रणदीप राणा फ्रॉम इंडियन आर्मी। गिव मी योर स्टेटस इमीडिएटली। मनु ने पठान का चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। मेजर साहब, आई एम समवेयर इन द स्नो। नो आइडिया वेयर ही टुक मी। आई एम नॉट गेटिंग इट। यू हैव देयर सैटेलाइट फोन बट यू डोंट नो वेयर यू आर। सर, सैटेलाइट फोन बस अभी अभी मेरे हाथ लगा है। इससे पहले तो किडनैप ही था। यहाँ एक पठान ने मुझे बांध के रखा हुआ है। किसी तरह मैं निकल गया। मनु के चुप होने से पहले ही पठान चिल्लाया, ओ ये झूठ बोलता है मेजर साहब, ये झूठ बोलता है। मनु ने उसे घूर के देखा और एक लात मारी। सीधे बैठ जा वरना। हेलो मेजर साहब, हेलो। किसी तरह से मैं इसकी पकड़ से निकल गया, पर मैं कहाँ हूँ ये मुझे नहीं पता। हाँ, इतना आइडिया है कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर के रेडियस में ही हूँ। हेलो। मनु हेलो हेलो करता रह गया पर उसे मेजर राजदीप राणा की आवाज नहीं आई। इधर अंकिता उनके साथ ही अनंतनाग आर्मी कैंप में थी। गौरव ने उसे फोन करके बता दिया था कि शिवानी के पास कश्मीर से एक कॉल आया था जिसमें वो मनु को 1 करोड़ रुपए से ट्रेड करना चाहते थे। जब ये बात मेजर को पता चली तो वो समझ गया कि बिलाल और उसके साथी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे तो सैटेलाइट फोन ट्रैक नहीं हो पाता, पर मेजर राणा ने अपने रिसोर्स से इतना पता लगा लिया कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कश्मीर में कितने सैटेलाइट फोन्स एक्टिव थे। अंकिता की किस्मत से सिर्फ एक ही फोन यूज हुआ था। वो बिलाल का था जिसे पठान ऑपरेट कर रहा था। अंकिता बेसब्री से मेजर का फेस देख रही थी। क्या हुआ सर? मनु ठीक है ना? ऐसा वो कहता तो है, बट आई डाउट। What doubt सर? आपकी बात हुई उससे? मिस अंकिता, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। जिसने मुझसे बात की वो खुद को मनमोहन बता रहा था, पर उसके आसपास कोई था जो पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। इसमें डाउट क्या है सर? मनु तो बहुत झूठ बोलता है। ओहो, मैं मन्नू की नहीं बिलाल की बात कर रहा हूँ। क्या पता बिलाल मन्नू बनकर बात कर रहा हो और उन्होंने अब तक मन्नू को मार दिया हो। प्लीज सर ऐसा मत कहिए। आई एम श्योर वो ठीक होगा। आई विश अंकिता, आई विश यू कुड प्रे।
He should have been smart enough to stay alive. अब अंकिता मेजर को क्या बताती कि मनु कितना स्मार्ट था। सर आपने मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? मैं पहचान लेती कि वो मनु है कि नहीं। You don't know these people. ये किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे बताइए सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब वेट करो या वापस दिल्ली निकल जाओ, क्योंकि अभी तक वो जिंदा है या नहीं यही क्लियर नहीं है। हाउ शुड यू से दैट? जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक तो उसे मुर्दा घोषित मत कीजिए। मैं कुछ घोषित वोषित नहीं कर रहा हूँ मैं संगीता, और ये जब तक बॉडी ना मिलने वाला रूल है ना, ये तुम्हारी डेकोरेटेड वेल ल्यूमिनेटेड सोसाइटीज में होता है। दिस इज आवर वाइट डेजर्ट। यहाँ कब कौन गायब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। कभी हफ्ता तो कभी महीना तो कभी 1 साल बाद बर्फ में दबी हुई बॉडी मिलती है। सुना? बर्फ में दबी हुई बॉडी एग्जैक्ट वैसे ही जैसे मरते टाइम होती है। अंकिता की आंखों के सामने मनु की बर्फ में दबी हुई बॉडी इमेजिन होने लगी। वो कैंप से बाहर निकल आई। रात के 3 बजे तेज हवा चल रही थी, फिर भी जगह जगह बॉनफायर की वजह से यहाँ उतनी ठंड नहीं थी जितनी कैंप के बाहर होती थी। अंकिता ने गौरव को फोन लगाया। The number you have dialed is not. ओहो, गौरव तो सो गया, बेवकूफ। अब क्या करूं? किससे हेल्प लूं? अंकिता अपने पुराने बॉस और गौरव के मामा रैजादा को कॉल मिलाया और फिर तुरंत काट दिया। उसे रात 3 बजे कॉल करना ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि सुबह 6 के बाद फोन मिलाएगी, लेकिन तभी सामने से रैजादा का फोन आ गया। अंकिता कहाँ हो तुम? सर, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। एक्चुअली मैं हाँ मुझे पता है, मेरे फोन पर अर्ली नोटिफिकेशन आ जाती है। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? सर, अभी तो मैं अनंतनाग में हूँ। ओह, सुबह होते ही नहीं, सुबह नहीं, अभी के अभी वहाँ से निकलो और दिल्ली पहुँचो। क्यों सर, कुछ अर्जेंट हुआ है क्या? हाँ, मैनपैक कंपनी के सीईओ से मेरी बात हुई है। नोएडा सेक्टर 25 में उनकी न्यू बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई है। वो अपने सारे स्टाफ का इंश्योरेंस इजी क्लेम्स से करवाना चाहते हैं। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी अंकिता, गो ग्रैब इट। सो सॉरी सर, बट यहाँ मिस्टर मनमोहन की न्यूज़ बस मिलने ही वाली है। इनफैक्ट मैं तो आपसे हेल्प लेना चाहती थी कि शट अप, जस्ट शट अप अंकिता। ऑफिस रोमांस के लिए इतना सीरियस नहीं होते। व्हाट? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता? मैं अंधा नहीं हूँ अंकिता। मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं चलता तो मैं आज यहाँ मुंबई हेड ऑफिस में चीफ ना होता। बट सर, नो इफ नो बट, जस्ट कीप योर माउथ शट। कम टू दिल्ली टुमारो बाय एनी पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं तुम्हें एक साथ 300 एम्प्लॉइज को इंश्योर करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, लाइक ओल्ड टाइम्स, लाइक ए गुड सेक्रेटरी। अंकिता के कान गर्म होने लगे। उसे रायजादा पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बहुत धीरे से बोली, एंड व्हाट इफ आई रिफ्यूज टू फॉलो योर ऑर्डर? देन आई विल कास्ट यू आउट इमीडिएटली। वैसे भी मनु इज नो लॉन्गर विद इजी क्लेम्स। तुम्हें अब तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो कल दोपहर 1 बजे तक दिल्ली पहुंचो, बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे दोबारा फोन ना करना पड़े। अंकिता जब मनु की असिस्टेंट थी तब भी उसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। अंकिता समझ गई कि 300 एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस रायजादा के लिए बहुत मोटी रिश्वत लेकर आने वाला था। अगर वो पर एम्प्लॉय 1000 रुपीज भी कमीशन कमाता तो उसे 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जबकि अंकिता जानती थी कि रायजादा 1000 नहीं बल्कि कई हजार का घपला करने वालों में से था। प्लस मैनपैक्ट कंपनी के सीईओ से वो बात कर रहा था, वो भी टैक्स रिबेट के लिए इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा चढ़ा के बताना चाहता होगा। सीईओ पैसा बचा के फायदे में रहता और रायजादा पहले इजी क्लेम से फिर मैनपैक्ट के सीईओ से कमीशन लेकर अपना नया घर बनवा लेता। इन सब के बीच में अंकिता को कुछ नहीं मिलने वाला था। उसने फिर से गौरव को कॉल मिलाई। अंकिता को लग रहा था कि गौरव सो गया है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा, जबकि बेचारा गौरव तो मनु के खानदानी घर के आंगन में खाट पर अकेला लेटा हुआ था। पार्थिव और अथर्व ने गौरव की कैब को अपनी कार से बांध लिया और उसे सिविल लाइंस में मनु के घर की गली के बाहर छोड़ दिया। लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चला कि मनु के खड़ूस बाबूजी तो
9 बजे ही सो गए थे। बापूजी के सिवा घर में सिर्फ औरतें ही थी, इसलिए गौरव को घर के आंगन में सोने को कह दिया था। दिसंबर जनवरी की सर्दी में आंगन में लेटे गौरव का पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। उसका फोन खाट से कुछ दूर एक चौकी पर रखा था। उसे बार बार मोबाइल वाइब्रेट होने की आवाज भी आ रही थी, पर रजाई से बाहर निकलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वहीं खुशबू मजे से अंदर औरतों के साथ सो रही थी। बहनचो, क्या मुसीबत है। कब सुबह होगी, कब दर्शन होंगे सूरज देवता के। होंगी भैया मैं आज इसी खाट पर कांपते कांपते मर जाऊंगा। अचानक किसी ने गौरव के ऊपर से रजाई हटा दी।